आज फर्स्ट ईयर की क्लास में मनुष्य के सिस्टम शुरू कर रहे हैं। मनुष्य के जो सिस्टम है, क्या क्या सिस्टम होते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम श्वसन तंत्र, इसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम माने उत्सर्जी तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम माने जनन तंत्र, नर्वस सिस्टम तंत्र का तंत्र, स्केलेटल सिस्टम कंकाल तंत्र, और हार्मोनल वो बोलेंगे एंडोक्राइन सिस्टम अंतःस्रावी तंत्र। ऐसे 6-7 सिस्टम हैं जिनका मनुष्य के स्वयं के अपने जो हम लोग पढ़ रहे हैं स्वयं मानव जाति के ही अंगों का वर्णन है, पूरी जानकारी अलग अलग सिस्टम। तो पहला जो सिस्टम है वो डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र है, लेकिन इस साल उसको हटा दिया है सिलेबस। जो 30% का कोर्स हटा हुआ है उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम हटा दिया गया, इसलिए अब आप शुरू करेंगे हम और आप श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र या रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसकी विशेषता क्या है कि उसमें अभी अपन लोग आगे का पढ़ चुके हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, कोश की श्वसन में पढ़ चुके हैं। इसके पहले की कहानी पढ़ना है, मतलब मनुष्य अपन लोग बाहरी वातावरण की ऑक्सीजन को कैसे लंग्स तक भेजते हैं, लंग्स में फेफड़ों में कैसे एक्सचेंज होता है, फिर वो कहाँ चली जाती है ब्लड के साथ सेल में, तो वो पढ़ चुके हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन माने ग्लाइकोलिसिस, क्रेब चक्र, ईटीएस वगैरह ये हिस्सा पढ़ चुके हैं, वो पौधे और जंतु की कहानी। अब अपन लोगों को मनुष्य वाले सिस्टम पढ़ना है कि मनुष्य में बाहरी ऑक्सीजन शरीर के अंदर कैसे पहुंचती है। अब मनुष्य चूंकि बहुकोशीय जंतु है, हम बात करते हैं एक कोशीय से कि एक कोश की जंतु भी श्वसन करते हैं और बहुकोशीय भी जंतु श्वसन करते हैं। तो अगर शुरू में बात की जाए हम कि श्वसन आखिर है क्या, परिभाषा क्या है श्वसन की, व्हाट इज रेस्पिरेशन। ये नहीं है कि O2 के अंदर जाने को और CO2 के बाहर निकलने को श्वसन कह दिए, परिभाषा नहीं है। ब्रीथिंग सिस्टम की जो आगे पढ़ेंगे श्वासोच्छ्वास क्रिया की परिभाषा होगी, O2 का अंदर जाना, CO2 का बाहर निकलना। यहां पर जो श्वसन की परिभाषा होगी वो अलग होगी। अलग का मतलब क्या है जरा सुन लीजिए। श्वसन एक भौतिक और रासायनिक क्रियाओं का सम्मिलित रूप से प्रसारित करता है। श्वसन मतलब एक प्रकार की भौतिक और रासायनिक क्रियाएं हैं, भौतिक क्रिया है और रासायनिक दोनों मिलाकर के है। श्वसन जो होता है फिजिकल एंड केमिकल, भौतिक रासायनिक क्रियाओं का सम्मिलित रूप से प्रसारित करता है, जिसके अंतर्गत बाह्य वायुमंडल की O2 शरीर के अंदर सेल्स तक पहुंचती है। अंतर्गत बाह्य वायुमंडल की ऑक्सीजन शरीर के अंदर सेल्स तक पहुंचती है। भोजन के संपर्क में आकर उसको ऑक्सीडेशन द्वारा, ऑक्सीडेशन माने ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा मुक्त करती है और CO2 को शरीर से बाहर निकालती है। इतनी प्रोसेस याद करना है आपको। एक भौतिक रासायनिक क्रिया है और भौतिक रासायनिक क्रिया के बाद क्या है, जो बाहरी वायुमंडल की O2 है शरीर के अंदर कहां तक पहुंचती है, शरीर के अंदर सेल तक पहुंचती है। और सेल तक किससे के द्वारा, भोजन के संपर्क में आकर के उसको ऑक्सीडेशन द्वारा, ऑक्सीकरण द्वारा क्या निकालती, ऊर्जा मुक्त करती है। यदि ऑक्सीजन आपने पढ़ा है ना कि जो ग्लाइकोलिसिस में और क्रेब चक्र में आपने पढ़ा है कि इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन से एक ग्लूकोज के टूटने से 38 ATP ऊर्जा प्राप्त होती है। ऑक्सीजन नहीं है तो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, जो ऑक्सीकरण शब्द दिया है वो अगर कंप्लीट ऑक्सीजन है तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, भोजन का ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीजन नहीं है तो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा, वो किसमें बैक्टीरिया वगैरह जो 2 ATP ऊर्जा प्राप्त करता है। 2 और 38 में बहुत अंतर है। जो 2 ATP ऊर्जा प्राप्त हो रही है बहुत कम है वो, लेकिन वो बैक्टीरिया के लिए काफी हो, तो बिना ऑक्सीजन के जीवित बने रहते हैं।
फर्मेंटेशन वगैरह किटवन की क्रिया द्वारा एथिल अल्कोहल एस्टिक एसिड पायरुविक एसिड से बना लेते हैं सब। तो ये इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है अनाक्सिय श्वसन में, और कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये परिभाषा है किसकी? श्वसन की। अब अगर हम थोड़ा सा बैक में जाएं, एक कोशिकीय जंतु है, तो बैक्टीरिया को तो छोड़ो आप, क्योंकि हमने क्या बताया कि बैक्टीरिया में इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, बिना ऑक्सीजन के वो जीवन यापन कर लेते। अगर हम ये कोश की यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें, यूकैरियोट माने कंप्लीट कोशिका वाले, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, अगर इनकी बात करेंगे हम, तो ये जो है क्या करते हैं? काय के द्वारा श्वसन करते हैं? स्किन के द्वारा। डिफ्यूजन बाहर की अधिक अंदर त्वचा के द्वारा अंदर पहुंच जाती है श्वसन। पॉरीफेरा में, ये तो किसकी बात बताई हमने आपको? प्रोटोजोआ की। पॉरीफेरा में क्या होते हैं आपको पता है? छिद्र धारण करने वाले निम्न स्तरीय बहुकोशिकीय प्राणी पॉरीफेरा को बोलते हैं। ल्यूकोसोलिनिया, साइकन, यूस्पोंजिया, यूप्लेक्टेला, इनमें छिद्र होते हैं। ऑस्टिया से वाटर अंदर पहुंचता है स्पंजियोशील में, और स्पंजियोशील के में क्या है? अंदर वाली स्तर पर कीप कोशिकाएं, वो कीप कोशिकाएं ऑस्कुलम से पानी को बाहर निकालती है। तो ऑक्सीजन किसके द्वारा? घुलित अवस्था में ऑस्टिया के द्वारा पहुंचे। सिलेंटेटा में भी स्किन के द्वारा। हाइड्रा आता है, हाइड्रा में दंश कोशिकाएं पाई जाती। इसके बाद प्लेटी हेलमिंथीज, एसके हेलमिंथीज, ये सब एंडोपैरासाइट है। एनिलिडा है, एनिलिडा में रेस्पिरेटरी सिस्टम को शुरू हो जाता है, रेस्पिरेशन शुरू हो जाता है, लेकिन इसमें भी स्किन काम करती है। ये जमीन के अंदर घुसा रहता है, बरसात में या किसी अलग सीजन में ये बाहर निकलते हैं, केचुआ वगैरह। आर्थ्रोपोडा में अपने स्पाइरिकल्स, ट्रैकिया पड़े होंगे, बुकलंग्स पड़े होंगे, ये सब रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं। आर्थ्रोपोडा में वो ट्रैकिया, बुकलंग्स, सुन रहे कि नहीं, स्पाइरिकल्स। इसके बाद आगे और बढ़ते जाओ और मेढक पे आ जाओ। मेढक में 3 प्रकार से श्वसन होता है, एम्फीबिया में, कॉर्डेटा में। एम्फीबिया में क्या है? स्किन द्वारा, लंग्स द्वारा और गिल्स द्वारा। ये फ्रॉग की कहानी है। मेढक में पानी में रहेगा तो वो गिल्स के द्वारा करता है, जब जमीन पर रहेगा तो लंग्स के द्वारा, और जब शीत निष्क्रियता और ग्रीष्म निष्क्रियता में पहुंच जाता है तो ये स्किन के द्वारा रेस्पिरेशन करता रहता है। रेप्टाइल्स हुआ, बर्ड हुआ, लंग्स के द्वारा, और मैमल्स में किसके द्वारा? स्तनधारियों में भी लंग्स के द्वारा, लेकिन वे जो जलीय होते हैं वो गिल्स के द्वारा करते हैं, जो स्थलीय होते हैं वो लंग्स के द्वारा करते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन है एक कोशिकी से बहुकोशिकीय तक के विभिन्न अंगों से श्वसन क्रिया संपन्न करना, लेकिन करना आवश्यक है। बिना श्वसन के ये क्रिया संपन्न नहीं होगी। बिना श्वसन के जीवित नहीं रहेंगे जीव जंतु, पेड़ पौधे। तो जीव जंतु की पढ़ रहे हैं अपन लोग, मनुष्य का सिस्टम पढ़ रहे हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मैन, मनुष्य में कौन कौन से अंग होते हैं जो श्वसन में सपोर्ट करते हैं? जैसे पहला है नोज एंड नेजल पैसेज। नाक जो सबसे महत्वपूर्ण होती है। आदमी लोग मुंह से ले लेते हैं हवा, लेकिन मुंह से लेने में अशुद्धियां अंदर चली जाती हैं। जो नोज से लेते हैं तो नोज में क्या होता है? कुछ विशेषता होती है, वो विशेषता के कारण फिल्ट्रेट होकर ऑक्सीजन जाती है। तो नोज एंड नेजल पैसेज। दूसरा है फेरेंक्स, ग्रासनली, ट्रैकिया। ट्रैकिया ये गर्दन वाला भाग है, यहां से यहां तक क्या है इसकी संरचना बाद में। ब्रोंकियाई, ब्रोंकियाई कहां पर है? ये जो चले जा रहे हैं ब्रोंकस है, ये लंग्स के अंदर। फिर इसके बाद लंग्स है और थोरेसिक कैविटी एंड डायफ्राम। ये जो लंग्स है ऊपर नीचे होते रहते हैं, किसके कारण? डायफ्राम के। ऊपर उठेगा नीचे होगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा। तो लंग्स के नीचे क्या होती है? थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी में पसलियां होती हैं, 12 जोड़ी इस तरफ, 12 जोड़ी दूसरे, यानी 24 पसलियां होती हैं, 12 पेयर। पसलियों के सिकुड़ने और फैलने से डायफ्राम ऊपर नीचे होता है, और डायफ्राम ऊपर नीचे होगा तो लंग्स ऊपर नीचे होते हैं। ऊपर निकले, ऊपर होंगे ऑक्सीजन CO2 के रूप में निकल जाएगी, नीचे आएंगे ऑक्सीजन भर जाएगी। ये प्रोसेस है उसकी, और इससे कैप्टन डायफ्राम। नोज एंड नेजल, नेजल पैसेज क्या होते हैं? नॉस्ट्रल्स, जो अपने नोज में 2 छिद्र हैं, इसको क्या बोलते हैं? नेजल पैसेज। और नेजल पैसेज के अंदर आपको पता है क्या चीज होती है?
सीलिया हेयर होते हैं, जो रोगाणु विषाणु उसी को यहीं पर रोक देता है। वो जो छिद्र होते हैं, दो नॉस्ट्रल्स होते हैं, नॉस्ट्रल से जैसे ही ऑक्सीजन जाए, इसलिए तो कहते हैं कि माउथ से नहीं लेना चाहिए श्वसन, ऐसे लेने चाहिए नोज से। नोज से जैसी ऑक्सीजन या धूल के कण या अशुद्धियां जाएंगी अंदर, इस नाक के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे शीलिया होते हैं। वो शीलिया क्या करते रहते हैं, उसको फिल्ट्रेट करते रहते हैं, वो आगे बढ़ने देते हैं। तो ये नोज एंड नेजल पैसेज। अब नेजल पैसेज में वेस्टिब्यूल, ऑल्फैक्टरी रीजन, रेस्पिरेटरी रीजन, ये 3-4 भाग होते हैं। वेस्टिब्यूल, ऑल्फैक्टरी रीजन और रेस्पिरेटरी रीजन, 3 भाग होते हैं नोज एंड नेजल पैसेज में। अब इसके काम हमने आपको बताया। दूसरा भाग आइए फेरिंग्स का। फेरिंग्स का बताते हैं। तो जो फेरिंग्स वाला भाग है उसकी विशेषता देखिए, ये लगभग 12.5 सेंटीमीटर लंबी होती है, 12.5 सेंटीमीटर लंबी होती है। और ये कीपनुमा संरचना होती है, जो जाकर के इसके 3 भाग होते हैं, नोजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स। जो फेरिंग्स वाला भाग है ऊपर का, इसके 3 भाग होते हैं, नोजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स। और कार्य क्या है, भोजन नली, श्वास नली में पहुंचाने का काम। यहीं पर एपिग्लोटिस होता है। एपिग्लोटिस का मतलब होता है ढक्कन, खुलेगा बंद होगा, ये प्रोसेस रहती है फेरिंग्स की। यानी भोजन को लगभग 12.5 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब होती है, और ये एक स्थान से दूसरे स्थान भोजन को ले जाने का काम करती है। कौन, फेरिंग्स। अब अगला है ट्रैकिया। ट्रैकिया तो और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मैंने आपको बताया था, ये वाला भाग है ट्रैकिया। ट्रैकिया में क्या होता है कि जैसे मान लो नोज से कुछ रोगाणु विषाणु आगे बढ़ गए, नाक के अंदर से ऑक्सीजन ली और उसको सीलिया वगैरह जो हेयर होते हैं वो नहीं रोक पाए, तो जाकर के ट्रैकिया पर रुकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी सीलिया पाए जा रहे हैं। ये ट्रैकिया जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रोल अदा करता है, ट्रैकिया। जैसे ही ऑक्सीजन या धूल के कण गए तो ट्रैकिया में भी सी शेप्ड छल्ले पाए जाते हैं, अधूरे छल्ले पाए जाते हैं। मजबूती प्रदान करती है ये ट्रैकिया उस भाग को, नहीं तो कार्टिलेज की बने होते हैं ये सब भाग, कमजोर पड़ जाएंगे। लेकिन उसमें सी शेप्ड छल्ले पड़े होते हैं उपास्थि के, और शीलिया पाए जाते हैं। और तीसरा कारण क्या है कि ये बॉडी टेम्परेचर जो होता है उसी के अनुसार ऑक्सीजन को कन्वर्ट करते हैं। जैसे मान लो जनवरी के माह में बाहर की ऑक्सीजन आती है, वो ठंडी होती है, बहुत 0 टेम्परेचर चलता है मान के चलो, तो 0 टेम्परेचर की ऑक्सीजन जाके जैसे ही ट्रैकिया में पहुंचती है, जैसे ही ट्रैकिया में पहुंचेगी वहां पर क्या प्रोसेस होती है, बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से उस ऑक्सीजन को बदलने की कोशिश करती है। ये वाला भाग कौन सा, ट्रैकिया, उसको बाहरी वातावरण की ऑक्सीजन को बॉडी टेम्परेचर के अनुसार कन्वर्ट करती है। ये क्या है, ट्रैकिया का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। तो ट्रैकिया में क्या क्या है, दाहिनी ट्रैकिया या श्वास नली थोरेसिक कैविटी जाकर के 2 ब्रोंकियाई में डिवाइड हो जाती है। प्रत्येक ब्रोंकस अपनी ओर के लंग्स में प्रवेश करने के पश्चात शाखाओं में बढ़ जाता है, जिनको ब्रंकियोल्स कहते हैं। और प्रत्येक ब्रंकियोल्स लंग्स की एक पाली में प्रवेश करता है, रेस्पिरेटरी ब्रंकियोल्स कहते हैं। फिर ये एल्वुलर डक्ट में डिवाइड होता है, एल्वुलर डक्ट एल्वुलर सैक में डिवाइड होता है, और एल्वुलर सैक जाकर के एल्वुलाई में डिवाइड हो जाती है। एल्वुलाई में क्या होता है, पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वेन्स का जाल फैला होता है। फिर से सुन लीजिए, जो ट्रैकिया पढ़ रहे हैं अपन लोग, या ट्रैकिया के आगे ब्रोंकियाई की संरचना पढ़ रहे हैं, तो ब्रोंकियाई जैसे माने पार्ट डिवाइड हो जाए, ट्रैकिया आगे चल के ब्रोंकियाई में डिवाइड हो गई। तो जैसे ही थोड़ा सा इसके पहले की संरचना और बता देते हम आपको, ट्रैकिया के बाद होता है साउंड, ध्वनि उत्पादन, लैरिंग्स। ट्रैकिया के बाद अगला भाग है लैरिंग्स का। तो लैरिंग्स क्या होता है, ये आवाज निकालता है, जैसे वो हारमोनियम नहीं बजाते अपन लोग, ऐसे ही यहाँ पर भी अनेक प्रकार की तिल्लियां जैसी रचना पाई जाती है। अंदर से जैसे ही अपन लोगों ने हवा निकाली, उस हवा को ये जो तिल्लियां होती हैं वो क्या करती हैं, कन्वर्ट होती रहती है, उसी भाषा में निकालती रहती है। तो जो आवाज आप समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, ये आवाज क्या है, एक प्रकार की हवा का प्रेशर है। अंदर से जो हवा निकल रही है उसके दबाव में इस हिसाब से रास्ता देती है निकालने के लिए। वो तिल्लियां इधर के उधर
परिवर्तित होती जाती है, उसी रूप में ये आवाज निकलती रहती है, कोई अलग से साउंड नहीं है। जैसे वो अपन लोगों ने उदाहरण दिया, हारमोनियम में एक हाथ से वो तेज और बंद करते खोलते हैं और उंगली चलती रहती है, तो उंगली क्या है, तिल्लियां है, उंगलियों वाला भाग है वो तिल्लियां है, उसको उतनी सांस जो अपन लोग बंद करते और खोलते हैं उससे क्या है, हवा का प्रेशर बढ़ता है और कम होता है। हवा के प्रेशर बढ़ने से तिल्लियां उतनी रास्ता निकालती हैं और वो आवाज निकलने लगती है। यही सेम स्थिति कहाँ पर है, अपने भी लैरिंक्स साउंड बॉक्स में, इसी कारण से आवाज निकलती रहती है। किससे, ध्वनि उत्पादन या लैरिंक्स वाले भाग में। इसमें क्या होती है, अनपेयर्ड और पेयर्ड कार्टिलेज पाई जाती है लैरिंक्स में, अनपेयर्ड और पेयर्ड। अनपेयर्ड में क्या है, थायराइड कार्टिलेज, कोरिटॉइड कार्टिलेज और एपिग्लॉटिस, ये 3 संरचनाएं पाई जाती हैं। और दूसरे में पेयर्ड में एरेटिनोइड, कॉर्टिनिकुलेट और क्विनिफॉर्म कार्टिलेज, यानी ये पेयर में पाई जाती है तीनों। तो ये 6 वो हो गई और 3 वो, कुल मिला के 9 कार्टिलेज पाई जाती है। किस वाले भाग में, ये पाई जाती है लैरिंक्स में। 3 सिंगल पाई जाती हैं जिनको अनपेयर्ड कहते हैं। अनपेयर्ड माने बिना जोड़ीदार के। कौन कौन सी, थायराइड कार्टिलेज जिसको टेटुआ कहती है अपन लोग, क्रिकोइड कार्टिलेज और तीसरा है एपिग्लॉटिस, ये अनपेयर्ड है। ये तीनों किसमें है, लैरिंक्स वाले भाग हैं। और 3 है पेयर्ड, जो 6 हो जाएंगे, जोड़ीदार है ना, ये इसको पेयर्ड कहते हैं। क्या क्या है, रेटिनोइड, कॉर्निकुलेट और क्विनिफॉर्म, ये पेयर्ड है। तो पेयर्ड का मतलब 6, ये 6 वो है, 3 वो है, कुल मिला के 9 कार्टिलेज पाए जाते हैं किसमें, लैरिंक्स वाले भाग में। साउंड प्रोडक्शन हमने आपको बताई दिया है कि कैसे आवाज निकलती है। ब्रोंकियाई, ब्रोंकियाई की कहानी नेक्स्ट टर्न पर पढ़ेंगे। ब्रोंकियाई लंग्स, इसके बाद अगला जो टॉपिक होगा एक्सचेंज मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा आता है, एक तो ब्रोंकियाई टिप्पणी में आ जाती है और इसके बाद आगे वाला टॉपिक है वो क्या है, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग सिस्टम क्या है, ये है। तो कल पढ़ेंगे इसको।